एक पार्ट टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज यानी औसत। इसके बारे में चर्चा करेंगे। औसत क्या होता है? देखिए, कहीं कहीं औसत को माध्य भी कहा जाता है या समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। समांतर माध्य, माध्य अथवा औसत, ये तीनों एक चीज़ है। माध्यिका अलग चीज़ है। माध्यिका जो है वह बीच की संख्या होती है, वो माध्यिका होती है। लेकिन समांतर माध्य और माध्य जो होता है वह औसत होता है, एवरेज होता है। एवरेज मीन्स होता क्या है? तो एवरेज का मतलब, जैसे त्वरण पढ़े होंगे, साइंस में आप लोग त्वरण पढ़े होंगे। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई निश्चित दूरी है एक जगह से, जैसे मान लीजिए कि आपको 50 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है और उस 50 किलोमीटर की यात्रा तय करने में आप अलग अलग समय पे अगर अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं, जैसे पहले 5 किलोमीटर आप चले तो आपका स्पीड 40 था, उसके आगे आप चले तो आपका स्पीड हो सकता है 60 था, उसके आगे चले तो आपका स्पीड 20 हो गया, या आप चल रहे हैं तो आपका स्पीड 80 है, कहीं पर अचानक आपको रुकना है, वहाँ स्पीड कम हो गया और फिर उससे ज़्यादा हो गया। तो जो स्पीड में कम ज़्यादा जो स्पीड ये बढ़ेगा, जो चाल बढ़ेगी या घटेगी, उसमें होने वाले परिवर्तन में एक जो माध्य चाल निकलेगा उसी को औसत बोला जाएगा, उसी को एवरेज बोला जाएगा, वही औसत होगा। यानी औसत का मतलब हुआ कि जितना आपने चाल चला, जिस भी स्पीड से आपने दूरी को तय किया, उन टोटल स्पीड में कितना उसका माध्य रहा, वही औसत कहलाएगा, दूसरा औसत नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम कोई दूरी तय किए हैं किसी चाल से, जैसे मान लीजिए कि हम 5 किलोमीटर चाल से चले हैं, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले हैं, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले हैं, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले हैं। अगर इस चाल से चले हैं और पूछा जाए कि हमारा जो माध्य चाल है वह कितना होगा, तो माध्य चाल कितना होगा, तो ये टोटल इसका औसत जो होगा वही माध्य चाल होगा। मतलब ये जितनी संख्याएं, जितनी चाल हमारे द्वारा चली गई, जो स्पीड चली गई, उन टोटल स्पीडों का योग और जितना बार इसमें परिवर्तन चेंज किया गया वह उससे डिवाइड करेंगे तो औसत निकलता है। जैसे 5, 10, 15 और 20, इन सब का अगर योग हम ज्ञात करें तो 15, 5, 20, 20, 40, 10, 50, टोटल हो गया 50। संख्याएं हैं 4, तो 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करते वक्त होगा 4 एकन 4 और 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात अगर हम चाल 5 किलोमीटर से चले, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो हमारा जो औसत चाल रहा वह कितना रहा? 12.5, यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, औसत चाल से हम चले हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो त्वरण, चूँकि त्वरण थोड़ा सा विज्ञान की चर्चा की गई है तो यहाँ पर बता दे रहा है कि त्वरण जो होता है वह सदिश राशि होती है। ऐसे अगर याद करना हो कि सदिश राशि कौन होता है, अदिश राशि कौन होता है, तो सामान्यतः एक ट्रिक होता है कि अगर जो भी राशियाँ व से शुरू होती है, वह जिसमें शुरू में आता है वह सदिश राशि होती है, और जो इसमें वह नहीं आता है वह सदिश राशि नहीं होती है, अदिश राशि होती है। हालांकि इसके 1-2 एक्सेप्शनल केस भी हैं, अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इससे याद हो जाते हैं, जो राशियाँ होती हैं वो याद हो जाती हैं कि सदिश राशि। देखिए, सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश राशि ऐसी राशि होती है केवल दिशा और परिमाण जिसमें नहीं हो पाता, केवल एक होता है, दोनों में से कोई एक उपस्थित होता है, वो अदिश राशि होती है। जैसे अदिश राशि में अगर देखा जाए तो द्रव्यमान के जैसे बात किया जाए, जैसे वेग की बात किया जाए और चाल की बात की जाए, तो वेग और चाल में जो वेग होगा वह से है तो सदिश राशि है, चाल है वह नहीं है तो अदिश राशि है। माने सामान्यतः अगर राशियों को याद रखना है तो, नहीं तो ऐसे तो आप परिभाषा से याद कीजिए कि जिसमें दिशा और परिमाण है वह सदिश राशि है। इस तरह से सदिश राशि। तो औसत क्या होता है? औसत को ही माध्य कहा जाता है अथवा समांतर माध्य कहा जाता है। औसत का सूत्र होता है, यानी कभी भी किसी भी स्पीड या किसी अंक का, किसी पद का, किसी संख्या का अगर औसत निकालना हो तो औसत निकाला जाता है जितनी संख्याएं दी गई हों या जितने पद दिए गए हों उन सभी पदों का योग और बटे में वह जितनी संख्याएं हैं या दी गई हैं उनकी टोटल संख्या,
यानी जितने पद हैं उन पदों की संख्या। इस तरह से औसत या माध्य या समांतर माध्य का सूत्र हो जाता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एक सूत्र तो इम्पॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर में यह सूत्र रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही औसत है, तो यह सूत्र तो लगना ही लगना है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसी से एक और सूत्र हम निकाल सकते हैं। एक और सूत्र कौन सा निकाल सकते हैं, तो यहीं से निकलेगा। जैसे पदों का योग निकालना हो हमको कि पदों का योग कितना होगा, तो ये बटे में है, पदों की संख्या बटे में है। तो जब इधर कोई संख्या बटे में होती है यानी नीचे होती है, तो जब उसको लेके जाया जाए ऊपर, उस साइड लेके जाया जाए, दूसरे साइड की ओर लेके जाया जाए, तो क्या होगा, तो वह गुणा में हो जाएगा। तो जैसे अगर पदों का योग हमको निकालना है, तो जितने पद हैं उनका योग निकालते समय हम क्या करेंगे, पदों का योग को वहीं पे छोड़ देंगे, पदों की संख्या बटे में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी औसत और गुणे में पदों की संख्या। इससे हमको निकल जाएगा पदों का योग, यानी टोटल पदों का योग कितना है। इस तरह से दो सूत्र निकल, लेकिन वास्तव में तो सूत्र एक ही है, जो मुख्य सूत्र है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या ही होता है। बस उसी सूत्र से एक अनदर सूत्र भी इसका निर्माण हो गया, जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह सूत्र याद हो, जैसे दिया गया है उस पर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कह दिया गया हो कि 5 संख्याओं का औसत 50 है, 5 संख्याओं का औसत 50 है, तो उन 5 संख्याओं कौन कौन सी संख्याएं होंगी या उनका क्या योग होगा, यानी उनका योग बताइए। तो योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, उनका एवरेज कितना है, 50 है, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, यानी औसत में पदों की संख्या का जब गुणा कर देंगे तो 50 गुणे 5 यानी 5 पचे 25, 250, यानी उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 250, 250 हो जाएगा। इस तरह से जहाँ भी क्वेश्चन आएंगे उसको अब ये रटने वाली बात नहीं है कि औसत फिर औसत गुणे पदों की संख्या पर पदों का योग, नहीं, एक सूत्र केवल आपको याद है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, उस पर वही ट्रांसफर करके इधर से उधर करके दूसरे कई प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे हम लोग इसी क्रम में अगर चलें तो देखें, इस पे आता है जो इसे टाइप में कि अभाज्य संख्याओं का योग। पहला टाइप अगर देखा जाए अभाज्य का, कि अगर अभाज्य संख्याएं दी गई हों तो उनका योग या उन अभाज्य संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाए। तो पहले तो हमको जानकारी प्राप्त करनी होगी कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर होता है उसको पहचानने का एक ही मेथड है कि ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो स्वयं से डिवाइड हो, या तो अपने आप से कटे नहीं तो 1 से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और या दूसरे तरह से कहा जाए तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड फैक्टर केवल 2 संख्याएं हों, 2 संख्याएं उसके फैक्टर हों, 2 से अधिक संख्याएं उसका फैक्टर न हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सभी संख्याएं ऐसी संख्या है जो अपने आप से कट सकती हैं अथवा 1 से कट सकती हैं, अन्य किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी अभाज्य संख्या और विषम संख्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों कन्फ्यूजन कैसे हम दूर कर सकते हैं, बस अंतर थोड़ा सा है कि विषम संख्या जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और जो अभाज्य संख्या है वह किसी से डिवाइड नहीं होता है, चाहे वो 2 हो चाहे कुछ भी, केवल अपने आप से डिवाइड हो सकता है, अन्य अनदर किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे अभाज्य संख्या में देखें हम 2, 3, 5, 7, इसको अगर देखें तो 2 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 का फैक्टर 2 ही चीज़ होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यानी 2 को यही 2 संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, अनदर कोई दूसरी संख्या इसको विभाजित कर ही नहीं सकती है। वैसे ही 3 है, 3 को भी 2 ही संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, या तो 1 डिवाइड कर सकता है नहीं तो 3 डिवाइड कर सकता है, अनदर कोई संख्या डिवाइड इसको नहीं कर सकती है। वैसे 5 को भी 7 को भी अनदर संख्याएँ डिवाइड कर ही नहीं सकती हैं, इसलिए यह प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और जो कि टेट वगैरह में पूछा गया था, अभी हाल ही में पिछले वर्ष पूछा गया था, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक यूनिट नंबर है, इकाई संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन इसी में जो एग्जामिनर होगा वह कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, है कि थोड़ा सा एक शब्द डाल देगा कि
सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या क्या है? ऋणेतर, अब हिंदी का शब्द है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसका अंग्रेजी जब देखेंगे तो डिटेल्स में पता चल जाएगा। अंग्रेजी इसका होता है नॉन निगेटिव। तो इससे स्पष्ट हो गया कि नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो गया, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या कैसी? जो ऋणेतर हो। ऋणेतर का मतलब नॉन निगेटिव होता है, नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। यानी सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। और सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या अगर पूछ दी जाए तो वहाँ 2 के जगह पर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। यह टेट के परीक्षा में पूछी गई या क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद से अगर यहीं पर एक चीज़ और थोड़ा समझ लें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो भाज्य संख्या में ही कन्फ्यूजन होता है सब लोगों को। भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 है, वह 4 है। इससे छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछा जाए तो भी 2 होगा, और सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछा जाए तो 1 होगा। क्योंकि सम और विषम में डिफरेंस यही होता है कि सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। अब संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानना है तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ही लिया जाए कि संख्याएँ मुख्यतः 3 प्रकार की। पहले तो सर्च हुआ प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 1 से गिनी जाती हैं और आगे काउंट की जाती हैं अनंत तक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश डैश, ऐसे बहुत सारी संख्या। तो इन सभी को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन चूँकि आर्यभट्टियम सिद्धांत में जीरो का आविष्कार की चर्चा किया गया। हालांकि ऐसा है नहीं कि केवल आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया था, उससे पहले भारतीय गणितज्ञ ने किया था, ठीक है। तो शून्य का आविष्कार जब हुआ तो वह संख्याएं पूर्ण हो गई, तो इसलिए उसको कहा जाने लगा पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्या का खोज हुआ। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है और 1 सहित 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक गिनी जाती है, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरी संख्या थी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन होता है? तो ऐसी संख्या जो ऋणात्मक से शुरू होती है और 0 सहित धनात्मक तक गिनी जाती है, उसे कहते हैं हम पूर्णांक। वह पूर्णांक कहलाता है। अब तीनों में ऐसे हमसे तो पूछेगा नहीं, परिभाषा हमसे पूछेगा ही नहीं कि बताइए कि पूर्णांक क्या होता है, कि परिमेय संख्या क्या होता है, कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये हमसे नहीं पूछेगा। हमसे जो पूछेगा वह घुमा के ये पूछेगा कि क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ऐसे पूछेगा। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो है ही नहीं भाई। पूर्ण संख्या तो तब होता है जब उसमें 0 होता है, तो 0 है नहीं, इसलिए वो पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूछा जाए पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या छुपा हुआ है, इसलिए है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 है। ठीक वैसे ही पूर्णांक में पूछा जाए कि क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि उसमें 0, माइनस, नेगेटिव वगैरह की चर्चा नहीं है। लेकिन वही पूछ दिया जाए कि क्या पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, तो है, क्योंकि उस पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या छिपा हुआ है, 1, 2, 3, 4 ये सब छिपा हुआ है, इसलिए है। इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 2 संख्याएं और हैं, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या अगर वह दी गई हो अंश बटे हर के रूप में, तो ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में, माने भिन्नात्मक संख्या के रूप में है, लेकिन उसका हर 0 ना हो, नीचे वाला निम्नेटर जो है वह 0 ना हो। तो जैसे दिया गया है, मान लीजिए कि 5। अब पूछ दिया जाए कि क्या यह जो 5 है यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 0 नहीं है। सभी को पता है कि जो संख्याएं होती हैं उसके नीचे हर के स्थान पर 1 छिपा होता है, तो यह जो होगा परिमेय संख्या होगा। कहीं पूछ दिया गया 7/5, बताइए क्या परिमेय संख्या है, या -7/5 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यह अंश बटे हर के रूप में है। तो जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होंगी वह परिमेय संख्या होंगी, लेकिन हर उसका अगर 0 हो जाता है तब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कह दिया जाए 1/0, बताइए परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का यही गुण होता है कि उसका हर 0 कभी नहीं हो सकता।
परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। तो 5 भी है, चाहे अंडर रूट कहीं 4 लिखा गया हो कहीं कहीं। अब 3 तरह की परिमेय संख्या में मैं यहाँ पे विस्तृत से बता दूं कि परिमेय संख्या 3 तरह से पहचाना जा सकता है। एक तो सिंपल संख्या के रूप में आपको संख्याएं दी गई हों, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दी गई हों, तो उसमें आप पहचानिए केवल ये कि वो अंश बटे हर के रूप में है कि नहीं है। अगर अंश बटे हर के रूप में है, अगर केवल 5 भी दिया है तभी तो उसके हर के रूप में 1 छिपा हुआ है, 0 तो है नहीं। तो अगर वह संख्या अंश बटे हर के रूप में दी गई है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अलग बात है, लेकिन अंश बटे हर के रूप में दी गई हो और उसका हर अगर 0 ना हो, 0 ना हो, तो बिल्कुल वो परिमेय संख्या है। दूसरा चीज, अगर वह संख्या अंडर रूट में दी गई हो, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल के रूप में, तो वर्गमूल के रूप में या घनमूल के रूप में अगर वो संख्या दी गई हो, वर्गमूल का मतलब उसमें 2 का पेयर लगता है तब एक संख्या, वर्गमूल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत से, लेकिन यहाँ पर बस इतना समझिए कि उसमें 2 का पेयर लगता है, घनमूल में 3 संख्याओं का पेयर लगता है तो बाहर निकलता है। तो अंडर रूट में अगर वर्गमूल में किसी संख्या, कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग माने अंडर रूट से हुआ पूरा निकल जाता है, तो अंडर रूट से अगर पूरा वो निकल जा रहा है तब वह परिमेय संख्या है, और अंडर रूट से अगर पूरा बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे लिख दिया गया हो कहीं पे अंडर रूट में 16, हम सभी को पता है कि 4 × 4 = 16 होता है, तो 4 × 4 तो 2 का पेयर निकलेगा तो 1 निकल जाएगा। इसका मतलब यह पूर्णतः अंडर रूट से बाहर निकल सकता है। तो पूर्णतः अंडर रूट से जब बाहर निकल सकता है, करनी से बाहर निकल सकता है, तो यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी दी गई हो अंडर रूट 17, अब इसका कोई होता नहीं है, अंडर रूट 17 पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है, तो इस अंडर रूट से यानी वर्गमूल से निकल ही नहीं सकता है। तो जब वर्गमूल से वह संख्या नहीं निकलेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा चीज, अभी कुछ लोगों का दिमाग में ऐसे चलने लगता है कि वैसे ना हो कहीं मिक्सचर बना दे, तब जैसे 5 अंडर रूट में 3 दे दे, अब तब बताइए कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तब भी परिमेय संख्या हम देखेंगे तो यहाँ चूंकि अंडर रूट जब दे दिया तो हमारा पूर्ण ध्यान अंडर रूट पे जाना चाहिए कि अंडर रूट में है क्या। तो अगर करणी है तो करणी में देखेंगे, करणी में यहाँ पे संख्या 3 दिया गया है, 3 करणी से बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 पेयर में रहता तब निकलता है। तो करणी से बाहर जब नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। भले उसके बाहर 5 जो था वह परिमेय संख्या था, लेकिन जब ये अकेले तो आया नहीं है, यह इसके साथ आया है, तो साथ आया है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3 बाहर आप निकाल नहीं सकते हो, नहीं निकल पाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरे तरह से भी दिमाग आता है आपके मन में, यह ख्याल आता है कि 5 अंडर रूट 2 होता तो कहीं हो जाता परिमेय संख्या। नहीं होगा भाई, क्योंकि अंडर रूट 2 आपसे नहीं निकलेगा। अगर निकल जाता, जैसे 5 दिया हो अंडर रूट 4 दिया हो, तो 5 × अंडर रूट 4 निकलेगा तो 2 होगा, तो 5 दूना 10, ये तो निकल जा रहा है, तो एक परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन जो अंडर रूट में संख्याएं दी गई हैं, करणी में दी गई हैं, और वो नहीं निकल पा रही हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, वह केवल और केवल अपरिमेय संख्या ही होगा। तो 2 टाइप पढ़ ली। परिमेय संख्या में पहला पहचानने का तरीका, अगर ऐसे अंश बटे हर के रूप में वो दिया गया है, तो अंश बटे हर के रूप में हो लेकिन हर उसका 0 ना हो तो परिमेय संख्या है। और दूसरा कि अगर वह संख्या करणी में दी गई है, अंडर रूट में दी गई है, तो वह अंडर रूट से करणी से पूर्णतः अगर बाहर आ रही है तब वह परिमेय संख्या होगी, अगर पूर्णतः बाहर नहीं आ रही है तो परिमेय संख्या कदापि नहीं हो सकती है। और तीसरा और अंतिम जो परिमेय संख्या पहचानने का तरीका है, वह तीसरा हम लोग देखेंगे अभी एक। तो और तीसरा क्या है, अशांत दशमलव और शांत दशमलव। तो तीसरा परिमेय संख्या पहचानने का तरीका है कि दशमलव अगर शांत रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा, अगर शांत दशमलव के रूप में वो नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगा।
तो कैसे पता हम करेंगे कि भाई शांत है कि अशांत है, ये तो जानना जरूरी है। तो शांत तभी होगा, सभी को पता होगा कि जैसे छोटा बच्चा है बदमाशी कर रहा है और एक झापड़ लगाने से या डांटने से अगर मान गया तो शांत है। और कुछ बेहयावा किस्म के होते हैं, बेहया जानते हैं ना, तालाब में होता है जो, कितनों नोच चोथ के मेमोर चेमोर के फेंकिए फिर जम जाता है। तो कुछ उसी किस्म के होते हैं, कितनों लब्दा गिराइएगा फिर 2 दिन बाद वह थरथराई शुरू कर देगा। तो वह अशांत दशमलव है। वह जो लड़का है उसकी एक्टिविटी अशांत दशमलव की तरह है। और जो एक झापड़ खा लिया या एक बार डांट सुन लिया और फिर सुधर गया, वो शांत दशमलव के रूप में है। तो शांत का मतलब कि अगर दशमलव देने के 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद जाके वो पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है तो वो शांत दशमलव है। और दशमलव देने के बाद भी वो कट ही नहीं रहा है, डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब वो अशांत दशमलव। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर 2 है और 3 में भाग देना है और हमको बताना है, जैसे 3/2 है और हमसे कोई पूछे शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, तो 2 से 3 में जब हम भाग देंगे तो 2 एकने 2 घटेगा 1 आएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 2 पचे 10। दशमलव लगाने के बाद बेचारा कट गया, कटने के बाद 1.5 है, यानी झापड़ खा लिया तो सुधिया गया। तो झापड़ खाने के बाद सुधिया गया यानी 1.5 दिया गया था, तो 1.5 दिया गया था, ऐसे कह दिया गया था 1.5। तो हम क्या कहें कि ये शांत दशमलव बेचारा है, क्योंकि एक झापड़ खा के सुधिया गया है। लेकिन कुछ बनारा किस्म के होते हैं। बनारा किस्म ये है, 3 है 2 में भाग देना है, 0 लगाया दशमलव लगाया 0 आया, काटिए ना, 3 छक्के 18 फिर 2 आएगा फिर 0 आएगा, 3 छक्के 18 फिर 2 आएगा फिर 0 आएगा, 3 छक्के 18। इथेथर किस्म का है, कितनों काटेंगे इथेथरलॉजी अपना नहीं छोड़ने वाला है। तो ये कौन सा दशमलव है? अशांत दशमलव है। तो शांत दशमलव के रूप में रहेगा तो पहचान है कि वह परमेय संख्या होगी, लेकिन अशांत दशमलव के रूप में रहेगा तो परमेय संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ऐसे देख सकते हैं, संख्याएं किस तरह से दी होंगी हमको उसमें एग्जाम्स में, तो ऐसे दिया रहेगा, ऐसे जैसे कह दिया गया हो 2.35784 ऐसे, और एक संख्या दे दी गई हो ऐसे 1.57 ऐसे, एक संख्या दे दी गई हो 34.1535335। 3 संख्याएं हमको दी गई हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 3 संख्याएं दी गई हैं, अब स्क्रीन नहीं है, जो भी है दिखाई दे रहा है। तो ये 3 संख्याओं में अगर हमको पूछा जाए कि ये कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है, मतलब कौन परमेय संख्या और कौन अपरमेय संख्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। इस पे आप देखेंगे तो दशमलव के 2, 2, 4, 5 अंक के बाद ये बेचारा ठप हो गया है, कह दिया कि आई एम फाइन एकदम, अब 2-4 झापड़ खा लिया है, अब सुधिया गए, तो सुधिया गया है इसका मतलब इसके आगे नहीं जा रहा है, तो ये हो गया शांत दशमलव। और जब ये शांत दशमलव बोला जाएगा तो कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। लेकिन एगो है थेथर आया है 1.57, इसके ऊपर एगो लगा है टोपी, लिख दिया गया है कि यू आर ए थेथर। तो टोपी जो लगाया गया है उसका मतलब होता है बार, बार होता है, उसका मतलब कि बारंबारता उसकी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ रही है, लेवल बढ़ रहा है, मतलब वो अब बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1.57 नहीं है, 1.5777777, क्योंकि एक एक ऊपर टोपी है, अगर दोनों पर टोपी लग जाता है तो दोनों बढ़ता 57575757, लेकिन 1.57 पर टोपी है तो 777777 ये बढ़ता जाएगा, ये कोई नो अंत नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। इसलिए यह जो आएगा इसका आवर्ती फलन हो गया अशांत आदमी है। जब यह अशांत आदमी है तो पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है, तो यह होगा अपरमेय संख्या, यह परमेय संख्या नहीं होगी।
तीसरी जो संख्या दी गई है आपके स्क्रीन पर, यह कौन संख्या है? लिखा गया है 34.15353 डैश 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 डैश। अब इसमें पूछा गया कि यह कैसा है, तो जब पहले ही डैश एगो लगा दिया गया, एक बिंदी किसी के कैरेक्टर पर लगा दिया गया, तो कितना हो धोआएगा? तो साबुन से धोआएगा तो कैरेक्टर थोड़े धोआएगा। तो ये डैश डैश लगा के दिया गया, इसका मतलब ये बढ़ता जा रहा है, ये हार मानने वाला नहीं है। जो टीचर जाएगा पढ़ाने के लिए, जैसे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा माफ कीजिएगा बता दे रहा है, कोई बच्चा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति एकदम मन से बना ले कि हम नहीं यह कार्य करेंगे, तो कोई दुनिया का कोई चीज़ नहीं करा सकता है उसे। ऐसे एक लड़का था, वो मन से बना लिया था कि हम पढ़वे नहीं करेंगे, नहीं पढ़ सकता था। उसके गार्जियन परेशान थे, पूरे जवार के टीचर्स जो थे वो पढ़ा के परेशान हो गए, चले गए, हाथ जोड़ के चले गए कि इसको हम नहीं पढ़ा सकते। अच्छे टीचर, एक उस एरिया में नए आचार्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं उस बच्चे को पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत गधों को आदमी बनाया है। आए, शाम का वक्त था, छत पे फ्लोर पे लेके चले गए बच्चे को, और आसमान की तरफ देख के पूछे, बेटा बताओ ये आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने जवाब दिया, ये तो तारे हैं, स्टार्स, दीज आर स्टार्स, देयर आर स्टार्स। कहा कि अच्छा ठीक है, स्टार्स है, लो ये टॉफी खाओ। टॉफी खाने लगा। कहा कि अच्छा ये बताओ, उस जगह पे जो तारे दिखाई दे रहे हैं एक कोने में, वो कितना कोगो एगो पास है, एक पास ही कोगो है, कोगो दिखाई दे रहा है। कहा कि हो जान गई, तू पढ़ावे आइल बड़ो हमके, बग हम ना पढ़े। वो कान चढ़ के चले गए। तो जो नहीं पढ़ना चाहता उसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 34.15353 डैश 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 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह शांत से जी नहीं रहा है, ना सोने में चैन है इसको और ना जगने में चैन है। सो के भी देख रहा है, जग के भी देख रहा है, स्वप्न दिवा स्वप्न तो देख रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार जो हो गया वह अशांत हो गया। जब दशमलव प्रसार अशांत हो गया, इसका मतलब यह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या हम लोग तीन तरह से देखें कि परिमेय संख्या वही संख्या होगी जो अंश बटे हर के रूप में हो लेकिन हर जीरो ना हो। दूसरा, अंडर रूट में हो तो कर्णी में से अगर पूरा बाहर निकल जा रहा है तो परिमेय संख्या होगा। तीसरा, जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय संख्या होगा। वैसे ही इसके ठीक विपरीत में चलेंगे तो वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एक आता है पाई, इसका मान होता है 3.14 या 22/7। इसको रेडियन में बोला जाता है, रेडियन में 180 अंश कहा जाता है। तो यह जो पाई है यह अपरिमेय संख्या है। यह पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में ना हो। जैसे एगो नया का चिन्ह बना दिया गया, इन्फिनिटिव, अनंत वाला जो चिन्ह होता है, चाहे 1/0 लिख दिया गया तो 0 हो गया हर पे, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा, ऐसी संख्या जो कर्णी में से पूर्ण रूप से बाहर ना निकल पाए, जैसे √13, कर्णी में 13 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो ये था परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा हम लोग चल लें, चूंकि एवरेज में सबसे पहले जो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों पर, जिस प्रश्नों पर हमको फोकस करना है वह है गुणज वाला। तो थोड़ा सा गुणज भी देख लेते हैं कि गुणज क्या है, मल्टीपल जो होता है क्या होता है। देखिए, गुणज किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वह उसका गुणज कहलाता है। जैसे पूछा जाए कि 7 का गुणज, तो 7 का गुणज कौन होगा? तो 7 से जो संख्याएं डिवाइड हो जा रही होंगी वही 7 की गुणज होंगी। जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 35 हो गया, जो भी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होने वाली हैं वह 7 की गुणज होंगी, मल्टीपल होंगे।
मतलब गुणज क्या है? ऐसी संख्या जिससे जो संख्याएं कट जा रही हैं वो उसकी गुणज होंगी। तो जैसे 11 का गुणज पूछ दिया जाए कि 11 का गुणज क्या होगा, तो 11 से जो संख्याएं कटेंगी वह 11 का गुणज होंगी। जैसे 11 का 11, 11 22, 33, 44, 55, 66, 66 नहीं 66 होता है, 77, 88, 99, 110, मतलब जो उससे डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः वह उसका गुणज है। तो इसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं औसत में। जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी कि औसत का सूत्र क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत वाला भी चैप्टर लगभग 2 पार्ट में बनेगा, लेकिन आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, पूरे जितने एग्जाम्स होते हैं उस सब में आप बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने एनर्जी लगा के बता रहे हैं। आप बस एक एनर्जी लगाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बस आपकी यही एनर्जी चाहिए हमको, और बाकी तो हम लगा देंगे। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे की अगर संख्या हमको दे दे, कुछ संख्याओं को दे दे और पूछे कि प्रथम, तो जैसे दे दे हमसे कहे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत या माध्य या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत, माध्य, समांतर माध्य क्या हो सकता है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? जैसे कि हम अभी बताए हैं कि औसत का सूत्र होता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 5 अभाज्य संख्या, वो भी कहाँ से? प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अभी मैं बताया अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, किसी अनदर से डिवाइड ना हो। तो 5 अभाज्य संख्या हमको लेना है। 5 अभाज्य संख्या हम कहीं साइड्स में ले लेते हैं। जैसे 5 अभाज्य संख्या पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 5 अभाज्य संख्या हम ले ली, 2, 3, 5, 7, 11। इनका औसत, इनका एवरेज निकालना है। तो औसत बराबर होता क्या है? पदों का योग और पदों की संख्या बटे में। तो पदों का योग क्या है? इन सब का योग, माने 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इन सब का योग। अब बटे में इनकी सबकी संख्या 1, 2, 2, 4, 5 है, तो 5 सबकी संख्या हो गई। यानी टोटल जब हम जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 5, 7, 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17 और 17 और 1, 18, 10, 28। ऊपर जोड़ने पर आया 28, नीचे आया 5, काटेंगे 5, 5, 25, 3, 0, 5, 6, 30। तो इसका एवरेज आया 5.6। यह था अभाज्य संख्याओं का, जो कि बहुत सिंपल है। इसीलिए मैं पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया, या भाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया, परिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया, क्योंकि यह जो एवरेज है सब संख्याओं का ही खेल है। चूँकि मैथमेटिक्स ही सब संख्याओं का खेल है, एवरेज की बात ही अलग है। तो इसलिए पहले मैं इन सारी चीज़ों को इसमें बताया, इस मीडियम के माध्यम से। तो अब ये जो ऐसे अगर अभाज्य संख्या, इस पर ट्रिक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये तो सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कह दे कि प्रथम 5, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या आप जानते हैं, उसको जोड़ लीजिए, उससे भाग दे दीजिए, जितनी संख्या है टोटल औसत निकल जाएगा। इसलिए इसके लिए ट्रिक, अब चूँकि एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए भी अगर ट्रिक लगाया जाए तो इतना कम चैप्टर तो है नहीं कि ट्रिक पूरा याद हो जाएगा, उसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, पूरा याद नहीं हो सकता है। देखिए बेसिक जो होता है बाप होता है, और बाप ही होता है, बेटा बेटा होता है। ट्रिक का माने धोखा होता है, आज रहेगा कल भूल जाएगा, लेकिन बेसिक याद है आपको तो सब याद रहेगा। तो इस माध्यम से हम लोग देखें औसत किसका? अभाज्य संख्याओं का। लेकिन दूसरे तरह से अगर हमसे पूछे अभाज्य संख्याओं को ना पूछकर सीधे गुणजों का पूछे, उनके गुणजों का, जैसे कह दे 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत आप बताएं। ऐसे हमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत आप बताएं, ये कितना होगा, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो अभी मैं बताया हूं कि 5 के प्रथम 6 गुणज, माने जो 5 के गुणज कौन होगा? 5 के गुणज वही संख्याएं होंगी जो 5 से पूर्णतः डिवाइड हो।
वही संख्या है तो होगी। तो 5 के प्रथम 6 गुणज अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, एक 5 होगा, एक 10 होगा, एक 15 होगा, एक 5 चौके 20 होगा, सॉरी 5 चौके 20 होगा, एक 25 होगा, एक 30 होगा, एक 35 होगा। देखिए कब होगा, 1 2 3 4 5 6 को लेना ही था तो 7वां लेने की क्या जरूरत है, नहीं तो अधिक आदमी बन जाएगा। ठीक है, तो 6 को ले लिए। अब इनका औसत हमको ज्ञात करना है, तो औसत का मतलब इनका योग बटे संख्या, तो इनका योग करेंगे यानी 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 और बटे में क्या होगा, इतनी संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब अगर हम सबको जोड़े तो सबको जोड़ने पर क्या होगा, 10 और 20 20 20 50 30 80 20 100 105 होगा और बटे में संख्याएं कितनी हैं, 6 है। 6 से भाग देंगे तो 6 करने 6, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 सत्ते 42, फिर 3 बचेगा, 0 बचेगा, दशमलव जब लेंगे तो 6 × 5 = 30, 17.5 आंसर आएगा। इस तरह से अगर पूछे कि 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत तो कितना होगा, 17.5। इसके लिए ट्रिक भी है, देखिए ट्रिक क्या है। अगर पूछ दे, जैसे मैं पहले यहाँ पर लिखा भी हूँ कि k के प्रथम n गुणजों का औसत अगर पूछे तो होता है k + n + 1/2। माने जैसे यहाँ पर अगर पूछ देता है k की जगह पर क्या रख देता है, 5, जो यह क्वेश्चन था यही उठा लेता है। k की जगह पर पूछ देता है 5, 5 के प्रथम n माने 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे ज्ञात कर सकते थे कि 5 के प्रथम 6 गुणज तो k के जगह पर हो जाता क्या, तो k के जगह पर हो जाता 5 प्लस n के जगह पे हो गया 6, तो 6 + 1 और बटे में हो गया 2। अब इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो 5 प्लस 6 गो 1 7 गो बटे 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 7 में तो 2 × 3 = 6, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। 1 मिनट रुकिए, कहीं इसमें गड़बड़ है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे कहीं न कहीं गड़बड़ है, इस ट्रिक में कहीं गलत है। इसको आप देखेंगे अभी ट्रिक, इस ट्रिक को बता दे रहे हैं, ट्रिक को हम कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ प्लस के जगह पर गुणा रहेगा, मल्टीपल रहेगा। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन, उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से, और देखेंगे तो जैसे क्या था, जैसे था k की जगह पर क्या है सूत्र, इसका ट्रिक है k गुणे n + 1/2। k के जगह पर क्या था भाई 5 था और यहाँ पर गुणा है, n के जगह पर 6 + 1/2 था। इधर इसका गुणा करेंगे तो 5 गुणे 6 1 7/2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते कितना होगा, 35/2 और 2 से भाग देंगे 35 में तो 17.5 आ जाएगा। तो इस ट्रिक से थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, गलती से लिख दिया गया था, k प्लस नहीं k गुणे n + 1/2, जहाँ k का मतलब जैसे कहेगा 5 के प्रथम गुणज तो 5 के, 6 गुणजों का तो 6n हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं गुणजों का औसत, जो प्रथम ऐसे गुणजों को कहा जाए। तो इस तरह से आज के लिए हम लोग बस पार्ट 1 में, औसत के पार्ट 1 में इतना ही देखें। पार्ट 2 में हम लोगों के द्वारा पूरा औसत कवर कर लिया जाएगा, जो शुरू से जो संख्याएं हैं, संख्याओं पर आधारित और इस पे आधारित कि एक सदस्य चला जाता है तो भार बढ़ जाता है, फिर वो दूसरा आ जाता है उसके स्थान पर तो नया औसत क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या गेंदबाज वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे और पूरा सॉल्व कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।